हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस 2022 के लिए आज से हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंटीग्रेटेड रूप में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम स्टैटिक जीएस को भी लेंगे और इसके साथ साथ करंट अफेयर, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इस समय न्यूज़ में रहे हैं चीज़ें मैप को लेकर के और गवर्नमेंट की स्कीम, उन सबको हम इंटीग्रेटेड रूप में देखेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हम इस बार प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा टारगेटेड मतलब नंबर गेन कर पाएँ, क्योंकि इस समय जब देखेंगे आप लोग तो नंबर हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट से नहीं आ रहे हैं। उसके अगर कोई चीज़ करंट अफेयर करंट में न्यूज़ में है उसके बैकग्राउंड से पूछ लिया जा रहा है, तो हम उस चीज़ें कहीं छूट जाती हैं या फिर मिस हो जाती है। तो हम प्रयास करेंगे उन जो पूरे दिन का न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहा उसका बैकग्राउंड को ले लें, और जो हमारा जीएस का उसको भी रिवाइज कर लें। जीएस में हम क्या करेंगे, रोजाना 2 सब्जेक्ट लेकर के हम एनालिसिस करेंगे। 2 सब्जेक्ट एक साथ हम शुरू करेंगे और जैसे जो खत्म होता है फिर अगला सब्जेक्ट लेंगे। ये हमारा टारगेट है। अभी इस समय हम लोग शुरू किए हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो हिस्ट्री के आज क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन जियोग्राफी के टाइम ना होने के कारण सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। तो हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। और पहले चैप्टर से, पहला चैप्टर कौन सा, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, इससे सम्मिलित हम 5 क्वेश्चन इसमें। फिर अगर हम जीएस की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, तो इंडिया के बारे में हम लोग अगले सेट में लेंगे। इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए हों, उस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा तटरेखा किसका है, ये क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जा रहे हैं आज के समय में। वो क्वेश्चन लेंगे जो मिस हो जाते हैं हमसे, हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेट पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व असमानता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है या प्रकाशित की जाती है। ए दिया हुआ है वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा, बी दिया है विश्व न्याय रिपोर्ट, सी दिया ऑक्सफार्म इंटरनेशनल द्वारा, और डी दिया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो बताइए किसके द्वारा जारी की जाती है विश्व असमानता रिपोर्ट। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब लगाया बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा प्रकाशित की जाती है विश्व असमानता रिपोर्ट। अब आप ये बताइए इसको जारी करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा ये जो जारी की जाती है विश्व असमानता रिपोर्ट क्यों जारी की जाती है, तो देखिए पहली बात ये है कि जो इसमें विश्व में असमानता किस दिशा में बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, उसको अध्ययन करने के लिए। दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि विश्व में असमानता को ट्रैक करना है कि उसकी स्थिति क्या है इस समय करंट में, और जो देश हैं वो असमानता को कम करने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को देखने के लिए। फिर अगर हम बात करें तो पहली बार जारी कब हुआ था, ये चीज़ हमको जान लेना जरूरी है। तो ये पहली बार जारी हुआ था कब, 17 दिसंबर को 2017 को पहली बार जारी किया गया पहला रिपोर्ट इसका। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। और ये चीज़ देखिएगा इस वर्ष जब 2020 में 21 में जब जारी हुआ है तो 21 के लिए नहीं जारी हुआ है, ये 2022 के लिए जारी हुआ है, नेक्स्ट ईयर के लिए जारी होता है। इसका नाम होता है नेक्स्ट ईयर का। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यूपीएससी पूछ ले 2022 में इंडेक्स में क्या स्थिति रही है, तो अब वो 2022 का नहीं 21 का ही होगा। तो ये जो 21 में जारी हुआ है ये 22 के लिए है, ये चीज़ आप समझिएगा। और इसमें हम ये चीज़ देखें, विश्व की जो सबसे बड़ी आबादी है, मतलब आधी आबादी जो है उसके पास कितनी संपत्ति है, तो आप देखेंगे मात्र 2% से भी कम उनके पास क्या है, संपत्ति है। विश्व की जो आधी आबादी है उसके पास 2% से भी कम संपत्ति है। अब विश्व के जो 10% अमीर लोग हैं उनके पास लगभग दुनिया के 76% उनके पास संपत्ति संग्रहित है, मतलब संकेंद्रित है। जो 10% अमीर है विश्व के उसके पास 76% जो संपत्ति है वो संकेंद्रित हो गया है। ऐसे ही भारत में देखें तो भारत भी एक गरीब देश है। अत्यंत असमानता देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। एक तरफ जहाँ एक अमीर आदमी के पास चार आरडी मिल देखने के लिए मिलती है, वहीं एक गरीब आदमी के पास ढंग की साइकिल भी नहीं होती है। ये स्थिति है भारत में असमानता की। यहाँ देखें अगर शीर्ष 1% जो लोग हैं यहाँ के भारत के, उनके पास भारत के कुल संपत्ति का 20% मौजूद है। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे 1/5 हिस्सा ये अकेले लेके बैठे हुए हैं। कौन, यहाँ पे अमीर लोग जो यहाँ के 20% लोग अमीरों के पास है यहाँ के। अगर हम देखें आधे जो हिस्से हैं, नीचे से जो आधे हिस्से हैं उनके पास मात्र 13% संपत्ति है भारत में। 50% नीचे से जो मतलब अमीर आते हैं गरीब लोग, उनका 13% संपत्ति है उनके पास, उतने ही वो लोग मैनेज करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज़ और बता दी यहाँ पे, ये बताइए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा। अगर सोच लिया है तो अगर WEF जिन लोगों ने लगाया है, सोचा है, तो बिल्कुल सही काम किया है। WEF जारी करता है कौन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। फिर मैं अगर बात करूं कि 2021 में भारत की स्थिति कैसी रही है, तो बताइए 2021 में भारत की स्थिति किस तरह की रही है। तो भारत 2021 में 140 रैंक हासिल किया है, मतलब काफ़ी घटिया रैंक हासिल किया है। 156 में देशों में 140 रैंक हमारी रही है। और एशिया में अगर कहीं भी कथन आ जाए कि एशिया में सबसे घटिया प्रदर्शन भारत ने किया है, तो बिल्कुल सही बात है, भारत ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। अपने पड़ोसी देशों में अगर आप देखेंगे, हमसे पीछे कौन कौन से हैं, 2 ही देश हैं हमसे पीछे। वो कौन सा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये दोनों तान हमसे पीछे हैं, बाकी सब हमसे आगे हैं। फिर अगर हम देख लें तो इसके कितने पिलर हैं। पहली बार ये 2006 में जारी किया गया था, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, GGR। अब याद रखिएगा पहली बार इसको जारी कब किया गया था, पहली बार 2006 में इसको जारी किया था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को। फिर अगर इसमें मैं ये पूछ लूँ इसके कितने पिलर हैं, तो जल्दी से इसके पिलर बता दीजिए। इसके 4 पिलर होते हैं। कौन कौन से पिलर हैं, पहला आर्थिक भागीदारी और अवसर, आर्थिक भागीदारी और अवसर है पहला पिलर।
दूसरे पिलर की अगर बात करूँ मैं आपसे, तो दूसरा पिलर क्या है? शिक्षा का अवसर दूसरा पिलर है। शिक्षा का अवसर दूसरा पिलर है। तीसरे पिलर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या है तीसरा पिलर? स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तीसरा पिलर है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तीसरा पिलर हो जाता है। चौथे पिलर की अगर मैं बात करूँ तो क्या है? राजनीतिक सशक्तिकरण चौथा पिलर है। इस वर्ष आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा महिलाएं आई हैं चयन होकर के लोकसभा में। तो ये चौथा पिलर में हमने काफ़ी बढ़िया किया, लेकिन ऊपर के 2 पिलरों में सबसे घटिया प्रदर्शन किए हैं। अब पड़ोसियों का थोड़ा सा रैंक देख लेना अच्छा होगा ना। तो बांग्लादेश की बात कर लूँ तो बांग्लादेश की बात करूँ क्योंकि सबसे करीबी सबसे ज़्यादा सीमा यही साझा करता है, तो इसका 65 है। 65 बांग्लादेश का है, हमारे से पूरा घिरा हुआ है। फिर अब नेपाल का देख लेते हैं। नेपाल का कितना रैंक है बताइए? 106 रैंक नेपाल का है। फिर पाकिस्तान को तो हमने बता ही दिया कि 153 पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान का 156 है। अब फिर भूटान की बात करें तो भूटान का है 130। अब याद रखिएगा भूटान का 130 है भूटान का। फिर अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ, श्रीलंका को कोई छोड़ें, श्रीलंका की बात कर लूँ तो कितना श्रीलंका का है? 116 श्रीलंका का रैंक है 116। इन लोगों का बस याद रखिएगा इस तरीके से। और एक चीज़ याद रखिएगा 2020 में हमारा जो रैंक था, 2020 में हमने इसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कितना प्राप्त किया था? 112 रैंक था हमारा। 112 कितने देशों में? 153 देशों में 112 रैंक था हमारा 2020 में। ये 2020 का रैंक है, स्टेटस है। लेकिन 2021 में हम बात करें तो 140 हो जाता है हमारा 156 देशों में। तो कितने डिफरेंट है, कितने स्लिप किए हम? 28 पॉइंट हम नीचे स्लिप करके आ गए हैं इस वर्ष 21 में। 140 हमारा है, ये याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है ये रैंक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकी रूप से सुवेद्य क्षेत्र जो संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के भीतर स्थित होते हैं। न्यूज में ये क्यों है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 48.32 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को क्या किया? सेंसिटिव जोन घोषित किया महाराष्ट्र में, नवी मुंबई के रीजन में घोषित किया। इसलिए ये न्यूज़ में था, हमको थोड़ा बहुत जानना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कौन घोषित करता है इसको। तो पहला कथन हमने देख लिया, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र जो होते हैं, पारिस्थितिक रूप से सुवेद्य क्षेत्र हैं जो संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के, मान लीजिए कि नेशनल पार्क है तो उसके 10 किलोमीटर के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर के इको सेंसिटिव जोन माना जाता है इसके आसपास का। दूसरा कथन कह रहा है कि ESA इकोनॉमिक मतलब इन्वायरमेंटल इको सेंसिटिव जोन एरिया जो कहेंगे, इको सेंसिटिव एरिया क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया बिल्कुल सही बात है, सी इसका करेक्ट है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, जरूरी है हमको देखना, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित किया है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो मेंस में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा तो मिस्टेक हो सकता है। तो पहला दिया हुआ है, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास में स्थित हो, या फिर राष्ट्रीय उद्यानों के पास हो, या वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र होते हैं। मान लीजिए इतना बड़ा नेशनल पार्क है तो इसके 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र होंगे। ये चीज़ कौन से इको सेंसिटिव जोन, एक इको सेंसिटिव जोन हो एरिया होंगे, वो चीज़ होते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ पे घोषित किया जाता है इसको। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी किया था, इसको अधिसूचित किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके आसपास के कुछ गतिविधियों को विनियमित करना, रेगुलेट करना, ताकि उससे उन जीवों को प्रभाव ना पड़े, उन पर उनकी संवेदनशील परिस्थिति तंत्र को नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उससे बचाया जा सके। अब वेस्टर्न घाट में ये घोषणा हुई है तो वेस्टर्न घाट में कुछ समितियां गठित की गई हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है गाडगिल समिति कब गठित की गई थी सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए, या फिर पूछा जाता है कस्तूरी रंगराजन समिति, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है सुब्रमण्यम समिति कब गठित की गई थी, ऐसे पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली समिति अगर देखें तो पर्यावरण वन मंत्रालय, उसमें इसका ये नाम था, वर्तमान में नाम बदल गया है, तो उस समय इसका ये नाम था। पूर्वी और पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए क्या किया था? 2010 में एक विशेष समिति गठित की थी, गाडगिल आयोग। और गाडगिल आयोग ने 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और बोला कि पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मतलब वहाँ कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए वेस्टर्न घाट पे, क्योंकि वो काफ़ी संवेदनशील, हमारा जो जानते होगा आप लोग, हॉट स्पॉट भी है वहाँ का, हमारे वहाँ का। इसलिए कस्तूरी यहाँ पे देखेंगे गाडगिल कमेटी ने पूर्णतः बैन करने की बात करी। अब बताइए पूर्णतः बैन हो जाएगा, डेवलपमेंट कैसे होगा? संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर दोबारा क्या किया? 13 में फिर एक समिति गठित की, कस्तूरी रंगराजन समिति गठित की गई। कस्तूरी रंगराजन ने क्या कहा कि इसके लिए आवश्यकता ये है कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की रक्षा के लिए 6 राज्य, जो 6 राज्य हैं उसके आसपास, उनको एक जगह लाया जाए, उनके प्रस्ताव दिया जाए और लोग संरक्षण करने के लिए काम करें। तो कस्तूरी रंगराजन ने ये मतलब अनुशंसा दिए थे अपने में। फिर क्या होता है? 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब इसको MHRD, अब इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, के तहत TSR सुब्रमण्यम समिति गठित होता है 2015 में। नाम याद रखिएगा, TSR सुब्रमण्यम समिति 2015 में गठित होती है। और ये समिति जो थी शिक्षा नीति के रूप में अपने प्रस्ताव रखती है और बोलती है ये एक वर्तमान शिक्षा प्रणाली के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है।
कि जो वर्तमान में समस्या आती हैं उनका समाधान कैसे मतलब किया जाए, उसको शिक्षा के रूप में ये प्रेजेंट करती है। कौन? TSR सुब्रमण्यम समिति। इतनी सी बात है, याद रखिएगा। हो सके तो इसका शॉर्टेज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ, देखिए इसमें इस क्वेश्चन को क्यों बनाया गया है। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी आर्मी है वो ऑपरेशन चला रही थी नागालैंड में, और 15 सिविलियन की मृत्यु हो गई है। 15 जो सिविलियन थे उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में है। हम पहला देख लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, मानव अधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक अंतर सरकारी निकाय है। कथन 2 दिया हुआ है, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा हर 4 साल में एक बार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा मानव अधिकार रिकॉर्ड जो होते हैं उनकी समीक्षा करने के लिए एक तंत्र है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा हर 4 साल में एक बार जो संयुक्त राष्ट्र के 192 मेंबर हैं वो सभी लोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं किसको? हर 4 साल में 192। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा हर 4 साल में एक बार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के मानव अधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा के एक तंत्र के रूप में जाना जाता है इसको। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये कथन दोनों सही हैं। यहाँ पे हमें बस ये समझना था कि थोड़ा सा मानव अधिकार परिषद के बारे में देख लें। मानव अधिकार परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, और ये क्या करता है? मानव अधिकारों से संबद्ध और संरक्षण की दिशा में कार्य करता है। जो मानव अधिकार है उनके संरक्षण के लिए काम करता है, उनके संवर्धन और ज़्यादा उनको बढ़ावा देने के लिए काम करता है। कौन? मानव अधिकार परिषद, ह्यूमन राइट काउंसिल। इसमें कितने मेंबर हैं? 47 मेंबर है केवल। संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्य हैं जो किससे मिलते मतलब बनते हैं? जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके महासभा द्वारा ये चयनित होते हैं हर साल, तो इनसे मिलकर बनता है ये। फिर सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के बारे में अगर बात कर लें तो ये प्रक्रिया को मानव अधिकार परिषद की सबसे अनूठा प्रयास माना जाता है। मतलब अनूठा प्रयास इन द सेंस कि यह प्रत्येक 4 वर्ष में सभी 192 जो देश हैं, 192 देश हैं, वो अपने रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। उसकी समीक्षा होती है कि कौन सा देश ने कितना बढ़िया काम किया है अपने देश के लोगों के मानव अधिकार का संरक्षण के लिए। मानव अधिकार के बारे में अब देख लिया हमने यहाँ पे। अब देख लेते हैं भारत के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लें तो इसका गठन कब हुआ था। सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है क्योंकि इसी ने केस फाइल किया है आर्मी के ऊपर कि मांगा है रिपोर्ट, केस नहीं फाइल किया, मांगा है रिपोर्ट कि आप बताइए कि कैसे हुआ, 15 लोगों की कैसे जान गई, इसीलिए ये चीज़ न्यूज़ में था। तो 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन हुआ था। और इसकी स्टेटस कौन सा है? स्टैच्यूटरी स्टेटस है। और इसका गठन कब हुआ था आप लोग देखेंगे तो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1992 के माध्यम से इसका गठन हुआ था स्टैच्यूटरी स्टेटस के। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे तो रंगानाथ मिश्रा इसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और इस समय वर्तमान में कौन? तो HL दत्ता हैं, इनकी बात याद रखिए। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला सागर भी कर्स जल डमरू मध्य द्वारा ओजोब सागर से जुड़ा हुआ है। जो ब्लैक सी है वो ओजोब सी से किससे जुड़ा है? कर्च जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। कर्च स्टेट है उसके माध्यम से दोनों जुड़ा हुआ है। ये पहला कथन कह रहा है। कथन 2 दिया हुआ है यहाँ पे, डार्डेनल्स, बॉस्फोरस और मरमरा सागर, इन तीनों भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच एक ट्रांजिशन जोन है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? डार्डेनल्स और बोस्फोरस और मरमरा सागर, ये तीनों जो हैं ये काला सागर और मेडिटेरियन सी के दोनों के बीच के ट्रांजिशन जोन है, संक्रमित क्षेत्र हैं। तो कौन सा इसमें सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने सी लगाया उनका सही आंसर है। देखिए हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गया हमारा ब्लैक सी, यहाँ पे हो गया हमारा मेडिटेरियन सी। दोनों के बीच का जो यहाँ पे कंजेस्ट मतलब एक तरह से देखें दोनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र तो कौन सा है? डार्डेनल्स यहाँ पे है, मरमरा सी यहाँ पे और बॉस्फोरस स्टेट यहाँ पे। ये तीनों जो हैं इसके दोनों के बीच के संक्रमण क्षेत्र हैं। अब हम थोड़ा सा देख लें। काला सागर है पूर्व यूरोप और पश्चिम यूरोप के बीच में स्थित है। कौन सा? यहाँ पे ब्लैक सी। अब हम देख लें थोड़ा सा यहाँ पे, यह दक्षिण पूर्व है और उत्तर में क्रमशः पोंटिक और काकेशस क्रिमियन पहाड़ी। क्रिमिया आप लोगों को पता होगा वो जो यूरोप ने हड़प लिया था, फिर G8 से G7 बन गया था उसी समय, वही वाला मामला है यहाँ पे। तो वही वाली पहाड़ी है यहाँ पे। तो इन तीनों से घिरा हुआ ब्लैक सी। काला सागर भी कर्च सी से, आप देखेंगे जो ब्लैक सी है कर्च स्टेट से यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्च स्टेट से अजूब सी से जुड़ा हुआ है ब्लैक सी। ये कथन दूसरा था। फिर यहाँ पे तुर्की जलडमरू मध्य के माध्यम से इसको पूरे तीनों हिस्से को मिलाकर तुर्की जलडमरू मध्य कहते हैं हम। ये तीनों इसके बीच में है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के दोनों के बीच में पड़ते हैं। ये चीज़ें थी। अब आपसे क्या यहाँ पूछा जा सकता है? ये पूछा यह जा सकता है कि ब्लैक सी के आसपास के कौन कौन से देश हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। तो रसिया है, फिर यूक्रेन है, फिर जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। ये टोटल देश हैं जो 6 देश हैं ये सम्मिलित हैं। और न्यूज़ में एक क्यों चीज़ था तो काला सागर में आप देखेंगे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, यानी की वजह से ब्लैक सी न्यूज़ में था, इसलिए ये चीज़ बनाया गया। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अभी अम्बेडकर जी की
उनका निर्माण मतलब जिस दिन जन्म हुआ था सेलिब्रेट किया गया, महापरिनिर्वाण दिवस, मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु जब हुई थी तो 100 यहाँ पे 66वें डेथ एनिवर्सरी मनाया गया है और इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। तो उसी समय इनका सेलिब्रेट किया 6 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, इसलिए थोड़ा सा अम्बेडकर के बारे में देख लेना जरूरी हो जाता है। बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, उन्होंने एक पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत की थी। एक पाक्षिक मतलब बताया कि एक पक्ष में दिया गया जाने वाला छापे जाने वाला कोई समाचार पत्र था। कथन 2 दिया हुआ है, उन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कथन 3 दिया हुआ है, वह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया है बिल्कुल सही बात है, डी लगाया जिन लोगों ने, तीनों को सही माना है उनका बिल्कुल सही है, तीनों कथन यहाँ सही हैं। चलिए थोड़ा सा हम इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं, इनमें से किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला कथन ये है कि 1920 में उन्होंने 15 दिन की अवधि में छपने वाला एक समाचार पत्र था जो मूक नायक नाम से छपता था, उसकी शुरुआत किया था इन्होंने। कब? 1920 में। 1920 में इन्होंने इसकी शुरुआत किया था। ये क्या करता था, ये जो दलित वर्ग थे उनका मुखर और संगठित रूप से राजनीतिक नींव इसने डाला था। ये कथन के रूप में आ सकता है कि जो मूक नायक पत्रिका थी 15 दिन में छपने वाली, इन्होंने जो दलित थे उनके मुखर और संगठित रूप से राजनीतिक नींव डाली, ताकि इन्हीं का राजनीतिक में इनका मतलब प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा। इसके माध्यम से इनकी भी आवाज़ मतलब उठने लगी इस पत्रिका के माध्यम से। इस ऐसे कथन दिए जा सकते हैं। 1920 में पहली बार छपा था। फिर अगला उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में स्थापित की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृत के प्रचार प्रसार पर समर्पित थी। 1923 में छपी थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। पूछा जा सकता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब मतलब गठन हुआ था, इसका किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने किया था। 1923 में इसका गठन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृत को बढ़ावा देना, प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। हिंदुओं के प्रतिगामी जो रिवाजों को चुनौती देने के लिए, प्रतिगामी रिवाज मतलब उनके विपरीत था, उसको चुनौती देने के लिए 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह चलाया था। तो आप याद रखिएगा 1927 में इन्होंने महाड़ सत्याग्रह चलाया था। पूछा जा सकता है महाड़ सत्याग्रह किसने चलाया था? तो बी आर अम्बेडकर ने चलाया था। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कालाराम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये चीज़ आपसे पूछा जाए। 1930 में ये हुआ था कालाराम मंदिर आंदोलन, तो बी आर अम्बेडकर ने इसका नेतृत्व किया था और ये परिषद में दलितों को प्रवेश करने के लिए इन्होंने एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक दलित आंदोलन के रूप में भी जाना था कालाराम मंदिर आंदोलन, 1930 में ही हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने तीनों गोल मेलों में, तीनों जो गोल मेज होते उसमें इन्होंने सम्मिलित हुए थे, पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। महात्मा गांधी कब हुए थे? महात्मा गांधी सेकंड वाले में होते हैं। अब 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता किया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? ये आपसे पूछा जा सकता है। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में होता है। इसका उद्देश्य किया था अलग निर्वाचन मंडल को त्यागने के लिए। मतलब ये जो अम्बेडकर थे अलग निर्वाचन मंडल मानते थे, फिर अनशन में गांधी जी बैठ गए अनशन पे, फिर पूना पैक्ट होता है और अम्बेडकर इसको त्याग देते हैं, बोलते हैं चलिए कोई बात नहीं एक साथ होगा निर्वाचन। फिर अगला हम देखते थे, उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए नेहरू जी आमंत्रण पत्र भेजते हैं बी आर अम्बेडकर, और अम्बेडकर स्वीकार कर लेते हैं। तो अम्बेडकर का और नेहरू का देखेंगे, यहाँ पे सिंपल नेहरू का ही देखें तो नेहरू का जो व्यक्तित्व था वो थोड़ा वर्तमान पॉलिटिक्स से बहुत डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष में रहे या कोई भी व्यक्ति अगर काबिल है तो उसको मंत्रिपरिषद में जगह देते थे, लेकिन वर्तमान पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। निकम्मे से निकम्मे मंत्री बन के पड़े हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं पहले की पॉलिटिक्स और वर्तमान पॉलिटिक्स में डिफरेंट है। आपसे पूछा जा सकता है मेंस में पॉलिटिक्स को लेकर के, वर्तमान पॉलिटिक्स के चरित्र पर टिप्पणी कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? मतलब अशोक नाम से उल्लेख है, इसके बारे में बताना है आपको। यहाँ पे मस्की दिया हुआ है, मास्की, फिर गुर्जरा दिया हुआ है, निट्टूर दिया, उद्गेलम दिया हुआ है, और ई कह रहा है उपरोक्त सभी। ये बिहार पीसीएस जैसा क्वेश्चन बन गया है। फिर भी आप लोग देखिए, बताइए कौन सा इसमें से सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। हम अगर देखें तो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उद्गेलम, ये चार ऐसे हैं जहाँ पे अशोक नाम का उल्लेख है। बाकी सभी में आप देखेंगे तो इस नाम से मतलब उल्लेख नहीं है। देव नाम प्रियदर्शी नाम से उल्लेख है, देवों का प्यारा नाम से उल्लेख है, लेकिन ये चार ऐसे हैं जहाँ पे अशोक नाम से उल्लेख देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमारा ये आंसर करेक्ट है। अगर आपने ये लगाया था तो ये सही है। अब थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं किस किन भाषाओं में हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। कथन के रूप में दिया सर, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी है। ब्राह्मी में है, फिर खरोष्टी, ब्राह्मी हो गया, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक, ये चार भाषाएं हैं जिनके में उनका लिपियां हैं। ये भाषाएं नहीं, लिपियां हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक, ये चार लिपियां हैं जिनमें अशोक के अभिलेख देखने के लिए मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं, मास्की हो गया, यहाँ पे गुर्जरा हो गया, निट्टूर हो गया और उद्गेलम। यहाँ से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए थे वहाँ पे अशोक नाम उल्लेखित था, लेकिन इसके अलावा जो अन्य अभिलेख मिले थे, अन्य अभिलेख वहाँ पे देव नाम प्रियदर्शी नाम से उल्लेख था, देवों का प्यारा कहा गया था।
सर्वप्रथम 1937 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है, जेम्स प्रिंसेप ये ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के अभिलेख को पढ़ा था इन्होंने। तो याद रखिए कि इन्होंने ब्राह्मी लिपि में जो लिखा था वो पढ़ा था। खरोष्टी लिपि कहीं कथन में दे देगा तो गलत हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को इन्होंने पढ़ा था। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने। इस तरीके से आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक बृहद शिलालेख, एक लघु शिलालेख। तो जो बृहद शिलालेख हैं वो 14 हैं टोटल। 14 शिलालेख कितने स्थानों से पाए गए? 8 स्थानों से पाए गए हैं 14 शिलालेख। वो 8 स्थानों का नाम दे सकता है आपसे मैच करवाने के लिए। जैसे कि पहला कथन दे सकता है धौली को लेकर के। धौली कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं धौली उड़ीसा में स्थित है और ये उड़ीसा के पूरी जिले में है। आप लोगों ने पूरा पढ़ा होगा व्हाइट पगोड़ा और ब्लैक पगोड़ा के नाम में। तो बताइए वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगला हम देखें शहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान के पेशावर में स्थित शहबाजगढ़ी। तो आप यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में स्थित है शहबाजगढ़ी, यहाँ से भी पाए गए थे दीर्घ शिलालेख। मानसेहरा, मानसेहरा के बारे में बात करें तो ये भी पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है मानसेहरा, ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर कालसी की बात करें, कालसी कहाँ पे स्थित है बताइए? कालसी वर्तमान में उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है कालसी। आप यहाँ देख सकते हो उत्तराखंड में। ये कथन दिए जैसे मिलान करने के लिए, तो कालसी दे सकता है, उसके सामने दे सकता है कुछ और, मानसेहरा दे सकता है, शहबाजगढ़ी दे सकता है या फिर धौली दे सकता है। कालसी कहाँ पे? उत्तराखंड में है, देहरादून में। जौगढ़, जौगढ़ की बात करें, ये उड़ीसा में जौगढ़ में स्थित है, उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। आप यहाँ से धौली के जस्ट नीचे या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी अरेंज करवाने के लिए दे सकता है। थोड़ा सा देख लीजिए इसको। जौगढ़ हमने देख लिया उड़ीसा में स्थित है और धौली के जस्ट नीचे है। फिर सोपारा के बारे में देख लें। सोपारा महाराष्ट्र के पालघर में है, स्थित है, पालघर में सोपारा, ये यहाँ देख सकते हैं। अब पालघाट कहाँ पे, दर्रा कहाँ पे? आपको याद आ रहा है पालघाट? ये केरल में पालघाट दर्रा। ऐसे एलिमिनेट इधर उधर से देखते रहना, रिकॉल करते रहना, ही अच्छा रहता है। तो हमने यहाँ पे देखा सोपारा, तो हमने पालघाट भी याद कर लिया। पालघाट कहाँ पे? ये पालपी के मतलब केरल में है। अब फिर एरागुंडी देख लेते हैं। एरागुंडी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है एरागुंडी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एरागुंडी। एरागुंडी कहाँ पे? एरागुंडी आंध्र प्रदेश में है। एरागुंडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एरागुंडी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। कुर्नूल जिला क्यों न्यूज में है बताइए? न्यूज में नहीं है, लेकिन कुर्नूल जिला क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? हिस्ट्री में उसका इंपॉर्टेंस क्या है कुर्नूल जिले का, कुर्नूल का? बताइए। क्या वहाँ हड्डियों के अवशेष मिले थे? किस चीज़ के अवशेष मिले थे? ये चीज़ आप बताइएगा जरूर। गिरनार की बात कर लें। गिरनार कहाँ पे? गिरनार से नाम ही याद रहा होगा, काठियावाड़ जूनागढ़ में स्थित है। तो गिरनार आप देखेंगे यहाँ पे मिलेगा, गुजरात के पास। गिरनार काठियावाड़ जूनागढ़ के पास मिलेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला है भीतरी स्तंभ अभिलेख, किस शासक के ब्यूरो देखने को मिलते हैं? भीतरी जो स्तंभ है अभिलेख है, इसमें किस शासक के ब्यूरो देखने को मिलते हैं? आपको ये बताना है। ए दिया खारवेल के, बी दिया है रुद्रदामन के, सी दिया स्कंदगुप्त और डी दिया मालवा नरेश यशोधर्मन का। बताइए इनमें से किसके बारे में भीतरी स्तंभ अभिलेख में ब्यूरो देखने के लिए मिलता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने स्कंदगुप्त लगाया है, गुप्त लगाया, बिल्कुल सही काम किया। स्कंदगुप्त के बारे में भीतरी स्तंभ में देखने के लिए मिलता है और इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा देखने को मिलता है भीतरी स्तंभ में। किसके बारे में? स्कंदगुप्त के बारे में। फिर यहाँ खारवेल के बारे में आया हुआ है, तो खारवेल देख लेते हैं। खारवेल में किसके ब्यौरा दिए हुए हैं बताइए? खारवेल का जो ब्यौरा किस अभिलेख में दिया गया, ये चीज़ आपको बताना है। तो बताइए। अब खारवेल की बात करें तो हाथी गुफा तो नहीं भूल सकते। हाथी गुफा जो अभिलेख है खारवेल से संबंधित है। खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध ब्यौरा देखने को मिलता है किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में। फिर रुद्रदामन आ गया, तो रुद्रदामन को क्यों छोड़ दें? रुद्रदामन को छोड़ना गलत होगा, तो रुद्रदामन बता दिए। भीतरी अभिलेख देखेंगे तो हमने देख लिया भीतरी अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित कौन सा है? भीतरी अभिलेख तो हमने देख लिया स्कंदगुप्त से, तो भीतर रुद्रदामन से संबंधित कौन सा है? रुद्रदामन से जूनागढ़ अभिलेख है, जो अभी हमने मैप में देखा था जूनागढ़ वही जगह पे है। ये भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख नहीं है, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख में क्या विवरण मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है और यहाँ पे रुद्रदामन के विजयों, व्यक्तिगत और कृतज्ञों के बारे में विवरण मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन से यहाँ पे रुद्रदामन से संबंधित। मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में बात कर लें तो मालवा नरेश का मंदसौर के बारे में बात करेंगे। मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर के बारे में अगर देखें तो मंदसौर जो अभिलेख है इनके बारे में विवरण देता है मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में, और सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है इसमें मंदसौर अभिलेख में। ये चीज़ें थी, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है देख लीजिए। हाथी गुफा के बारे में बात करें तो कलिंग राजा खारवेल के बारे में विवरण मिलता है, और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन अभी हमने देखा है रुद्रदामन। नासिक अभिलेख की बात करें गौतमी श्री बालाश्री के बारे में, और प्रयाग स्तंभ के बारे में बात है समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है यहाँ पे। एहोल अभिलेख के बारे में बात है पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर के बारे में देखें मंदसौर अभिलेख तो मालवा नरेश यशोवर्मन के अभी हमने देखा मंदसौर। ग्वालियर अभिलेख के बारे में बात करें तो प्रताप प्रतिहार नरेश भोज के बारे में मिलता है ग्वालियर अभिलेख में। फिर आपसे पूछा जाए भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में है देवपाड़ा अभिलेख। अब भारत में पूछा जाए भारतवर्ष में सर्वप्रथम उल्लेखित हाथी गुफा अभिलेख मिलता है तो सबसे पहले कौन सा था? तो हाथी गुफा अभिलेख था, सबसे पहला था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल।
सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये न्यूज़ में क्यों था? अभी मोदी जी ने G20 में समिट में जब भाग लिए थे तो उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेना अच्छी बात है। पहला दिया वो कथन, यह भारत प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन हासिल करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक पहल है। कथन 2 दिया हुआ, इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता को कम करना है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत और इंडो पैसिफिक रीजन में क्या करना, आपूर्ति श्रृंखला चेन को और मजबूत बनाने के लिए और चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों के बीच व्यापारिक मंत्रियों जो थे मंत्री थे उनके व्यापारिक औपचारिक श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, लचीला बनाने के लिए एक SCRI का शुरुआत की गई। SCRI मतलब सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत, टिकाऊ और संतुलित एवं समावेशी विकास प्राप्त करने की दृष्टि से एक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाना है। ये चीज़ इसका उद्देश्य था। तो मोदी जी ने G20 समिट में इसके बारे में डिस्कस किया था, तो हमें जानना इसके बारे में जरूरी हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण ये स्कीम है। हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा साफरी योजना किससे संबंधित है? साफरी योजना आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे कि साफरी योजना किससे संबंधित है। जलीय कृषि उत्पादों के लिए परमाणु योजना है। यहाँ परमाणु योजना है जलीय कृषि से संबंधित। ये इसका करेक्ट आंसर है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि डिस्कस यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ये जो साफरी है नाम, ये किससे संबंधित है? साफरी एक संस्कृत का शब्द है जिसका उद्देश्य ये होता है कि मानव उपभोग के लिए उपयुक्त मत्स्य उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता। ये साफरी का शब्द है। अब आपने साफरी का मतलब समझ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि साफरी का क्या चीज़ है। ये एक तरह के परमाणु प्रोवाइड कराएगा, किससे? जो समुद्री उत्पाद है उनको परमाणु देगा कि ये अच्छी क्वालिटी का है, इसका परमाणु देगा। कौन देगा? MPEDA, द मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको प्रोवाइड करेगा। ये एक सर्टिफिकेट है, प्रदान करेगा। साफरी जो है योजना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के जलीय कृषि परमाणु संबंधी तकनीक के दिशा निर्देशों पर आधारित है। तो याद रखिएगा FAO जो है उसके जो भी वो है दिशा निर्देश हैं उस पर आधारित है। ये इसके 2 घटक हैं। पहला ये है कि बीजों की गुणवत्ता को और बेहतर करना। इसमें बीज किस तरह के होते हैं? हैचरी वाले जो बच्चे होते हैं ना मछलियों के, उनकी बेहतर गुणवत्ता को प्रोवाइड कराना इसमें सम्मिलित है। फिर अगला हम देखें यहाँ पे जिस तरीके से अपेडा क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करता है, उसी तरीके से मैपेडा के बारे में बात करें तो मैपेडा भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है और ये भी क्या करता है, मरीन जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए सहायता करता है। अब अगर हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा यहाँ पे समुद्री भोज्य पदार्थ है कौन सा है जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, तो फ्रोजन जो झींगा होता है, फ्रोजन झींगा वो सबसे ज़्यादा क्या कहता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ये बातें थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के बारे में हम देखना है। NCBC के बारे में क्यों देख रहे हैं? तो आप लोगों को पता होगा 102 जो अमेंडमेंट था ये क्या किया गया था, राज्यों से जो बैकवर्ड पिछड़े वर्ग थे उनकी पहचान करने की जो कैपेसिटी थी, क्षमता थी, शक्ति थी, सीधा सी बात करें तो शक्ति थी, छीन ली गई थी। फिर 105 अमेंडमेंट के माध्यम से रिस्टोर कर दी गई। तो दोनों घटनाएं एक ही साथ हुई हैं। 18 में 102 आया था 18 में, और फिर उसके बाद इस समय हुआ है 21 में क्या किया गया, रिस्टोर किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय है। दूसरा दिया हुआ है आयोग इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का परिणाम है। मतलब इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला जो आया था उसके बाद NCBC का गठन किया गया था। तीसरा कथन दिया हुआ आयोग नौकरियों में आरक्षण के उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अनुसूचित समुदायों की सूचियों में शामिल किए जाने और बहिष्कृत किए जाने पर विचार करता है। कथन 4 कह रहा है कि आयोग के पास सिविल कोड के समान अधिकार होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहले कथन के बारे में बात करें तो हमने जब देखा था कि 2018 में जब 102 अमेंडमेंट आया था जिसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया था, तो ये तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरे कथन की बात करें इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले का ये परिणाम है, तो बिल्कुल सही बात है। और ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रोविजन जो करता है उसके बारे में ये क्या करता है, NCBC निगरानी करता है कि देखता है कि कौन से लोग योग्य हैं और कौन से नहीं है, जो आयोगन को बहिष्कृत कर देता है, इससे बाहर कर देता है। इसके बाद सिविल कोड का अधिकार प्राप्त है। ये बिल्कुल सही बात है। 2, 3, 4 सही, हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ में क्यों था। देखिए पहले बात तो हम देख लेते हैं कि जब हम देखें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है एक संवैधानिक निकाय। 123वां संविधान संशोधन विधेयक था। विधेयक और बिल में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। बिल क्या होता है और विधेयक क्या होता है? जब पास हो जाता है संविधान संशोधन विधेयक, बिल ये जब बनाया जाता है, रेडी किया जाता है, और विधेयक जब उसको पेश किया जाता है, तो 123वें नंबर का जो बिल था, विधेयक था, 2007 में इसको पेश किया गया था संसद भवन में। और 102 नंबर का अमेंडमेंट बिल था। ये 102 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था। ये 102 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, 102वें नंबर का ये पास हुआ था 2018 में। और इसके साथ क्या हुआ, संविधान में
सॉरी 338 बी के माध्यम से 338 ए जो है किससे संबंधित, एसटी से संबंधित है, और एससी संबंधित 338 है, और 338 बी जो है ये ओबीसी संबंधित है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 बी के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत 14 अगस्त 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में गठित किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से इसको गठित किया गया था, मतलब ये एक तरह से सांविधिक था, करेक्ट, सांविधिक था, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के माध्यम से इसको पेश किया गया था, मतलब इसका गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये संवैधानिक संस्था है। दूसरा चीज़ देखें, यहाँ ये जो आयोग है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले का परिणाम है, तो बिल्कुल सही बात है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जब मामला आया था उसके बाद इसका गठन किया जाता है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास, ये तीनों के पास, मतलब यहाँ देखेंगे एसटी से संबंधित, एससी से संबंधित और ओबीसी जो है एनसीबीसी जो है, इन तीनों के पास सिविल कोड के समान अधिकार प्राप्त हैं। ये चीज़ें फैक्ट थी, याद रखिएगा। फिर हम यहाँ देखें तो जो हमारा अमेंडमेंट था 102 नंबर का अमेंडमेंट था, ये कब आया था बताइए? ये 2018 में आया था। और क्या किया था कि जो राज्य थे, यही वाला अमेंडमेंट है यहाँ पे 102 अमेंडमेंट थे, यही अमेंडमेंट 102 2018 में आया था। राज्यों से ऑफिशियली क्या कर लिया था, जो राज्य थे, स्टेट थे, आइडेंटिफाई करते थे सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को, और जो यूटी हैं अपने सेक्टर में ग्रांट करने के लिए, जॉब में एडमिशन के लिए जो कोटा देते थे उनको आइडेंटिफाई करते थे, वो शक्ति रिमूव कर लिया गया था, पावर को रिमूव कर लिया था राज्यों से। किस अमेंडमेंट के माध्यम से? 102 अमेंडमेंट के माध्यम से। फिर 105 अमेंडमेंट कर दिया जाता है, अभी जल्दी कर दिया गया 21 में। और क्या किया गया, ये जो शक्ति थी राज्यों की पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार में, अपने राज्य के अंदर, और कोटा देने के लिए जॉब में और एडमिशन में, मतलब एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन के लिए रिमूव कर दिया गया था 102 के माध्यम से। 105 अमेंडमेंट करके फिर से रिस्टोर कर दिया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिस्टोर कर दिया गया पावर राज्यों को, अब वो आइडेंटिफाई करके उनको दे सकते हैं आरक्षण। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना जरूरी था। उम्मीद आपको ये सेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हैं।